मैं वासुदेव राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं वह अरस्तू है। पिछले क्लास में हम अरस्तू के जीवन परिचय, अरस्तू के कार्य प्रणाली, अरस्तू को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा की। आज हम लोग बात करेंगे कि राज्य के बारे में अरस्तू का क्या विचार है या अरस्तू राज्य के बारे में क्या बताते हैं। नेचर ऑफ द स्टेट इवैल्यूएशन के बारे में क्या बताते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो अरस्तू के अनुसार राज्य एक जीवधारी के समान है, अतः जिस प्रकार एक सावयवी जीवधारी का विकास होता है उसी प्रकार राज्य का भी विकास होता है। अरस्तू के विचार को मानव शरीर के उदाहरण से समझाया जा सकता है। मानव शरीर में हाथ, पैर, नाक, कान आदि अनेक अंग होते हैं। इन अंगों को अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं और इनके लिए वे शरीर पर निर्भर रहते हैं। यदि शरीर का कोई अंग अपना कार्य करना बंद कर देता है तो ठीक उसी प्रकार से नहीं करता जो शरीर निर्बल हो जाता है। जो बात शरीर के बारे में कही गई है वही राज्य के बारे में भी कही जा सकती है। जिस प्रकार शरीर का विकास स्वाभाविक ढंग से होता है उसी प्रकार राज्य का भी विकास हुआ है। शरीर के समान राज्य भी अनेक अंगों से मिलकर बना है। ये अंग है व्यक्ति और उनकी संस्थाएं, परिवार, ग्राम जैसे आदि आदि। जिस प्रकार शरीर के सब अंगों को अपने अपने निर्धारित कार्य करने पड़ते हैं उसी प्रकार राज्य के सब अंगों को भी अपनी निर्धारित कार्य करने पड़ते हैं। इस प्रकार राज्य के विकास का स्वरूप जो है ऑर्गेनिक या जैविक है। व्यक्ति, परिवार, ग्राम इसके विभिन्न अंग हैं। ये अंग एक दूसरे से संबंधित हैं और इनका क्रमिक विकास होता है। इनके विकास का अंतिम परिणाम जो है वो राज्य के रूप में होता है। राज्य के विकास के संबंध में अरस्तू के दृष्टिकोण को समझाते हुए बारकर लिखते हैं कि राजनीति विकास जैविक विकास है। राज्य तो मानो पहले से ही ग्राम, परिवार, व्यक्ति के रूप में भ्रूणावस्था में था। राजनीति विकास की प्रक्रिया ऐसी है मानो राज्य आरंभ से लेकर अंत तक विभिन्न रूपों को धारण करता है और प्रत्येक रूप को इसको पूर्णता के अधिक से अधिक निकट ले जाती है। इस प्रकार अरस्तू के राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार विकासवादी सिद्धांत के अनुरूप है। परिवार के विकास से व्यक्ति पूर्णत्व की दिशा में कुछ कदम बढ़ाता है नजर आता है। कुछ और अधिक पूर्णता की प्राप्ति उसकी नैसर्गिक प्रवृत्ति ग्राम को जन्म देती है। संपूर्णता एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़े हुए मानव के चरण अपनी मंजिल तक उस समय पहुंच जाते हैं जबकि सर्वोच्च और सर्वव्यापी समुदाय राज्य की स्थापना संभव हो सके। राज्य की कुछ विशेषताएं हैं जिसमें जो अरस्तू ने चर्चा की है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। स्टेट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन। अरस्तू राज्य के प्रादुर्भाव के बारे में प्रकट किए हैं, विचार देते हैं कि वह राज्य को स्वाभाविक संस्था मानता है। उनके अनुसार राज्य मानव के भावनात्मक जीवन के अभिव्यंजना है। इससे वह अलग रहकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। राज्य परिवार का ही बृहद रूप होने के कारण यह वैसे ही स्वाभाविक है जैसे परिवार। व्यक्ति के विकास का जो कार्य परिवार में आरंभ होता है उसका पूर्ण सिद्धि राज्य में ही प्राप्त की जा सकती है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। इस कथन अरस्तू एक तर्क यह देते हैं कि जिन संस्थाओं पर राज्य आधारित है वे संस्थाएं स्वाभाविक हैं तो निश्चित ही उन संस्थाओं का विकसित रूप भी स्वाभाविक होगा। अरस्तू का मत है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था इसलिए भी है कि राज्य का जन्म मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एवं उसके सर्वांगीण विकास के लिए स्वाभाविक रूप से हुआ है। मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित मानव समुदाय के बढ़ते हुए घेरों की पराकाष्ठा राज्य है। वह कहता है कि राज्य स्वाभाविक है और इसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता या तो वो देवता है या पशु है। राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। स्टेट इज ए बैरियर टू इंडिविजुअल। अरस्तू कहता है कि राज्य मनुष्य से प्राथमिक है। ऐसा कहने में अरस्तू का तात्पर्य यह नहीं कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ, वरन उसने कहने का अभिप्राय यह है कि मानसिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका था। यह कैसे हुआ, इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल उसका एक तत्व है। पूर्णता पहले आती है, उसके बाद में अंग
इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। मनुष्य के बौद्धिक विकास की पूर्ण कल्पना के रूप में राज्य का जन्म व्यक्ति, परिवार, ग्राम के अस्तित्व में आने से पूर्व ही हो चुका था। अरस्तु का कथन है कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। अरस्तु इस दृष्टिकोण की व्याख्या करते हुए फॉस्टर ने लिखा है कि राज्य का स्थान प्रकृतिवश परिवार व्यक्ति से पहले है, क्योंकि अवयवी अनिवार्यतः अवयव से पहले आता है। राज्य प्रकृति की रचना है, वह व्यक्ति से पहले आता है। इसका प्रमाण यह है कि जब व्यक्ति को राज्य से पृथक कर दिया जाए तो वह आत्मनिर्भर नहीं रह सकता। उसकी स्थिति अवयवी की तुलना में अवयव हो जाती है। राज्य सर्वोच्च समुदाय है। द स्टेट इज ए सुप्रीम एसोसिएशन। अरस्तु के अनुसार राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। उसके राज्य केवल समुदाय का समुदाय ही नहीं वरन सर्वोच्च समुदाय है। इस दृष्टिकोण के पक्ष में अरस्तु कहते हैं कि राज्य में अनेक प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्थाएं होती है। इन सब संस्थाओं का अस्तित्व राज्य के कारण ही होता है। ये केवल राज्य के अंदर ही कार्य करती है। ये राज्य के अधीन होता है और राज्य इन पर पूर्ण कंट्रोल होता है राज्य का। द्वितीय, राज्य के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्थाएं एक पक्षीय होता है। जैसे धार्मिक संस्थाएं धार्मिक आवश्यकताओं, सामाजिक संस्थाएं सामाजिक अवस्थाओं को पूरी करता है। इसमें से कोई भी व्यक्ति समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती। राज्य ही एकमात्र ऐसा संस्था है जो व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसका अधिकतम विकास करती है। अतः राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। राज्य के अंतर्गत कार्यरत सभी संस्थाओं का कोई न कोई लक्ष्य अवश्य होता है, पर राज्य के लक्ष्य की तुलना में ये सभी लक्ष्य निम्नतर होते हैं। इसका कारण यह है कि राज्य अपने नागरिकों को अपने जीवन को सुख और शुभ बनाने का अवसर प्रदान करता है। वह इस प्रकार के जीवन की प्राप्ति राज्य के सदस्यों के रूप में ही कर सकते हैं, समुदाय और संस्थाओं के सदस्य के रूप में नहीं। अतः राज्य सर्वोच्च समुदाय है। राज्य स्टेट लाइक एक ऑर्गेनिक, राज्य एक जैविक के रूप में बात करता है। राज्य, अरस्तु कहते हैं, राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वो जैविक और ऑर्गेनिक है। जैविक सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण के बहुत से विभिन्न अंग होते हैं, जो प्रत्येक अंग का अपना पृथक कार्य होता है, प्रत्येक अंग का अपना अस्तित्व होता है, जीवन के हेतु संपूर्ण पर पूर्ण रूप से निर्भर है। जब अरस्तु राज्य को समुदाय का समुदाय कहते हैं तब उसके सिद्धांत में राज्य का यही जैविक तत्व परिलक्षित होता है। उसने राज्य का तुलना शरीर से और व्यक्ति की तुलना हाथ जैसे अंग से की है। उसके अनुसार राज्य और व्यक्ति में वही संबंध है जो शरीर और हाथ में है। उसने यह भी कहा कि जिस शरीर के बिन किसी एक अंग में अत्यधिक वृद्धि होने से समस्त शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, उसी प्रकार राज्य के किसी एक तत्व में अत्यधिक वृद्धि होने से राज्य का अस्थायित्व खतरे में पड़ जाता है। फिर वो बात करते हैं कि राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। द स्टेट इज सेल्फ सफिशिएंट, अपने आप में सफिशिएंट है। अरस्तु कहते हैं राज्य एक प्रमुख विशेषता है उसकी आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य यह है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता है। आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया है अरस्तु ने। उसने इसके लिए यूनानी शब्द तारंकिया का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है पूर्ण निर्भरता। आत्मनिर्भरता वह गुण है जिसके कारण उसके द्वारा जीवन स्वयं वांछनीय बन जाता है, उसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। वस्तुतः अरस्तु ने आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग अति व्यापक अर्थ में किया है। इससे उसका अभिप्राय यह है कि राज्य न केवल व्यक्ति की भौतिक समस्याओं का समाधान करता है, अपितु उसे अच्छा और सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करने में भी सहायता करता है। राज्य व्यक्ति के समस्त परिस्थितियों का निर्माण करता है, जैसे उनके शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। नगर राज्य सर्वाधिक राजनीतिक संगठन। अरस्तु प्लेटो की भांति नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन के रूप में माना है। राज्य विविधता में एकता स्थापित करता है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में एकता का परिविशेष दिया है। वह संपूर्ण राज्य को एक परिवार के रूप में देखना चाहता था। अरस्तु प्लेटो के इसी एकता से विचार सहमत नहीं है। प्लेटो के अनुसार अरस्तु राज्य की चरम एकता पर बल न देकर राज्य की विविधता में एकता का समर्थन करता है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक आदर्श स्वरूप है, उसकी विविधता में एकता है, उसकी निर्माण विभिन्न तत्वों के मिलने से होता है।
जिस प्रकार सुंदर चित्र विभिन्न रंगों के अनुपम मिश्रण से बनता है, जिस प्रकार मधुर संगीत की दृष्टि विभिन्न रागों और तालों के सम्मेलन से होता है, उसी प्रकार आदर्श राज्य का निर्माण उसके विभिन्न अंगों के उचित सामंजस्य के और संगठन के आधार पर होता है। स्वयं अरस्तु कहते हैं कि राज्य तो स्वभाव से ही बहुआयामी होता है। एकता की और अधिकाधिक बढ़ना तो राज्य का विनाश करना होता है। राज्य एक क्रमिक विकास है। द स्टेट इज ए ग्रेजुअल इवेल्युएशन, हमेशा विकास की ओर अग्रसर रहता है। राज्य स्पिरिचुअल ऑर्गेनिज्म के रूप में भी देखता है। यह मानव को बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक श्रेष्ठता की प्राप्ति के साधन प्रदान करता है। तभी तो अरस्तु कहते हैं कि राज्य नैतिक जीवन में आध्यात्मिक समुदाय है। जिस प्रकार व्यक्ति नैतिक जीवन का अनुसरण कर आनंद की प्राप्ति करता है, उसी प्रकार राज्य का आनंद भी सकारात्मक अच्छाई का विकास करता है। संविधान राज्य की पहचान है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट के बारे में बात करता है। संविधान जो है राज्य की पहचान है और संविधान में परिवर्तन राज्य में परिवर्तन करने के समान है। राज्य और शासन में भेद के बारे में भी बात करता है। अरस्तु ने राज्य और शासन में स्पष्ट भेद किया है। जहाँ राज्य समस्त नागरिकों और गैर नागरिकों का समूह है, वहाँ शासन उन नागरिकों का समूह है जिनके हाथ में सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता है। अरस्तु लिखता है कि शासन में परिवर्तन तो उसी समय आ जाता है जब शासकों को अपदस्थ कर दिया जाता है। राज्य में परिवर्तन तभी होता है जब उसके संविधान में परिवर्तन होता है।